Okay, let's go. Hello students, welcome to our YouTube channel JN Tutorials Commerce Coaching Classes. आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे. आई होप आपके सबके समर वैकेशंस भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, मज़ेदार जा रहे होंगे. कोई वाटर पार्क में घूम रहा होगा, कोई कहीं घूम रहा होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं अपने अपने जहाँ भी घूम रहे अपना फ़ोन लेके रखना है और कॉमर्स कोचिंग क्लासेस अपना जेन ट्यूटोरियल की क्लास देखते रहना. बिकॉज मैंने जैसा आपको बोला है कि एक स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क में यही डिफरेंस है कि आप इन महीनों का, ये जो समर के जो हॉलीडेज चल रहे हैं, इनमें अगर आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स क्लियर कर दिए जो बाद में जाके लोग बाद में जाके पढ़ेंगे, आप अभी से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये कि चैप्टर का पूरा समराइज करेंगे. हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है वो है अलजेब्रा यूनिट 10 मार्क्स की है. उस पूरी यूनिट में हमने जो जो पढ़ा है वो एक जगह ही मैं आपको सब बताने वाला हूं. देन उसके बाद में हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे करेंगे. तो दिल थाम के बैठना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन कहां से. हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो देखो, इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं दो टॉपिक. द फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स, या फिर जिसको बोले अपन मैट्रिसेस, और एक टॉपिक है अपना डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, चलिए देखो सबने हमने क्या क्या देखा, फटाफट देखते हैं. सबसे पहले हमने देखा इसमें क्या कि सर हमने इसमें देखा, हमने इसमें पढ़ा है कि इसकी टाइप्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हमने इसे देखा कि इसका लिखते कैसे. तो हमने देखा सर इसके एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखे. फिर इसने हमने इसका ऑर्डर देखा. m बाई एन का ऑर्डर होता है. एलिमेंट होते हैं सर mn. ठीक है, mn इसके एलिमेंट होते हैं. इसके एलिमेंट क्या होते हैं, mn होते हैं सर. इसके एलिमेंट होते हैं mn, ये होता है m बाई एन. m यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है सर, रो को रिप्रेजेंट करता है. कॉलम n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है सर. और कुछ बताएं. और हमने इसमें देखा क्या क्या, और हमने सर इसमें देखा टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अब क्या क्या टाइप देखे, तो हमने टाइप देखा एक रेक्टेंगुलर, हमने देखा स्क्वायर. स्क्वायर में वापस आपने कई सारे टाइप देखे. कौन कौन से टाइप देखे सर, स्क्वायर में आपने टाइप देखा डायगोनल, और क्या था, और था आपका आइडेंटिटी, या फिर इसके बाद बोले स्केलर, और एक था आपका आइडेंटिटी. ठीक है, सबकी मैं फटाफट कंडीशन लिख देता हूं. रेक्टेंगुलर में जिसके अंदर आपका m और n क्या हो, इक्वल नहीं हो. स्क्वायर में क्या होता है, m और n आपके इक्वल होता है. सर आप और भी कुछ बचा रहे हो, हाँ सर बिल्कुल. डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में देखते हैं. इसमें और कुछ बचा है, वो क्या है, रो मैट्रिक्स, और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स. रो एंड कॉलम मैट्रिक्स. रो में क्या होता है सर, एक रो होती है तो 1 बाई एन का ऑर्डर होता है. जिसको अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको मैं ऐसा बोलूं जिसके अंदर m इक्वल्स टू 1 हो और इसके अंदर n इक्वल्स टू 1 हो, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाती है. डायगोनल एलिमेंट क्या होता है सर, डायगोनल एलिमेंट जिसके डायगोनल के एलिमेंट कुछ कुछ हो, बाकी सारे जीरो हो. तो मैं ऐसा बोलूंगा a i j इज इक्वल्स टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल्स टू j. इफ, इसको अच्छे से लिखते हैं, a i j is equals to 0 if i is not equals to j. स्केलर में क्या होता है, a i j आपके ये डायगोनल का ही पार्ट है, एंड कांस्टेंट वैल्यू होती है इफ i इक्वल्स टू j. बाकी अदरवाइज क्या होता है, बाकी अदरवाइज कुछ सारे जीरो होते हैं. आइडेंटिटी में क्या होता है, सारे i a j क्या होता है, 1 होता है. ये सारे ऐसा कुछ होता है व्हेन i is equals to j. ये हमने देखा था. ठीक है, फिर इसके बाद में सर आपने इसमें क्या देखा, सर इसमें हमने देखा क्या, हमने ये पढ़ा क्या इसमें अंदर क्या होता है. इसके अंदर हमने देखा क्या कि सर हमने इसके टाइप्स तो देख लिया, हमने इक्वल मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट देख लिया हमने. फिर इसके बाद में इसके ऑपरेशंस पढ़े सर. ऑपरेशंस जो देखे, ऑपरेशंस में आपने देखे सर क्या, एडिशन, ऐड करना सीखा आपने, सब्ट्रैक्शन करना सीखा. ठीक है, और आपने क्या सीखा सर, और आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा. और आपने क्या सीखा सर, और आपने सीखा यहाँ पे ट्रांसपोज करना सीखा. ट्रांसपोज
ये आपने चीजें करनी यहाँ पे सीखी, ठीक है। ऐसा अब ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होगा। कैसे हमने एडिशन करना सीखा, कैसे सब्ट्रैक्ट करना सीखा। इसमें कंडीशन आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ दो मैट्रिक्स आपको ऐड करना है, तो ऑर्डर ऑफ, मैं ऐसा लिख देता हूं, ए ऑफ ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। इसमें भी क्या है, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें पहले रो की फर्स्ट रो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे फर्स्ट जो मैट्रिक्स होती है उसका जो कॉलम है, जिसको मैं बोलूं कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ऐसा। और ट्रांसपोज में क्या आता है सर, ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, ए डैश इक्वल टू रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अपन इसका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। ए डैश इक्वल टू ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं यहीं पे ए डैश इक्वल टू ए होता है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। फिर हमने ये देखा कि ए प्लस ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश होता है और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसमें आपने दो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखी थी, वो ये कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स में सब कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था, इतना कुछ ही पढ़ा था, ठीक है। इसमें सारे ऑपरेशंस करने के भी सीख लिए थे, वगैरह वगैरह सारा कुछ देख लिया था हमने, ओके। तो चलिए डिटर्मिनेंट में हमने क्या पढ़ा सर, हमने डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ा, हमने डिटर्मिनेंट में पहले देखा कि फाइंड कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके एसोसिएट होती है किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा हमने 2/2 का एंड 3/3 का, दोनों का फाइंड करना सीखा। 2/2 का यहाँ ऑर्डर 2 लिख दें आप, और ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 ये दोनों बोल सकते हैं आप, अच्छा ओके। फिर हमने और क्या सीखा इसमें सर, इसमें हमने देखा इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपने इन ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल में, और फिर आपने देखा इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने देखा। इन ट्रायंगल के अंदर आपने एरिया फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, हमने एक कंसेप्ट देखा कोलिनियरिटी का, ये एक कंसेप्ट देखा कोलिनियरिटी, ठीक है। कोलिनियरिटी क्या होता है, डेल्टा आपका 0 हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है, और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने फॉर्मूला वगैरह देखा होगा सारा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो मेथड थे, एक था मैट्रिक्स मेथड और एक है आपका क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल। ये दोनों मेथड थे जिसमें हमने मैट्रिक्स मेथड में आपने देखा कि ए एक्स इक्वल टू होता है बी, तो एक्स इक्वल टू हो जाता है ए इनवर्स बी। सर क्रैमर रूल क्या होता है, सर क्रैमर रूल में ये होता है, क्रैमर रूल में होता है क्या, क्रैमर रूल में आपके क्या होता है सर, क्रैमर रूल में ये होता है कि आपका x जो होता है वो होता है डेल्टा x अपॉन में डेल्टा, y जो होता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा, एंड z जो होता है वो डेल्टा z अपॉन में डेल्टा। डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z हमने लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें बनाना सीख लिया। तो हमने सर इसमें और क्या बचा है, हमने इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज कई सारी बताई थी, बट उससे पहले हमने इसमें दो टॉपिक और बताए थे, वो है माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट, ये बताया था। तो सर इसमें एक और चीज भी तो बाकी रहेगी सर, बिल्कुल बाकी रहेगी, वो है इनवर्स। इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट, ये भी सीखा था। और हमने फिर कुछ इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और कई सारे प्रॉपर्टीज, जिसका मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वो इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, क्या प्रॉपर्टी थी, कई सारी प्रॉपर्टी थी। ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी थी कुछ, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज। ये एक्चुअली जो सारा कुछ मैंने लिखा है ये इस टॉपिक में है, ठीक है। ये इस पूरे चैप्टर, ये अलजेब्रा यूनिट में आपने इतना पूरा का पूरा ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक कैसे यूज कर रहे हैं हम एक एक करके, ठीक है।
तो चलिए, आपको समझ में आ गया सर, ये स्क्रीनशॉट लेना ले लेते हैं, वरना अदरवाइज मैं इसकी एक अच्छे से फाइल बना के आपको सेंड करूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, सारा का सारा ये आपको स्टफ मिल जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ। ओके हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन पे जब बढ़ रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं हाँ आपके इसी साल के पेपर से, ठीक है, इसी साल के पेपर से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये टोटल 10 नंबर्स की यूनिट जो होती है आपके, ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इस साल के जो पेपर में है, तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आया था वो ये कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस 3/2 विथ 3 रो। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको याद हो तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर और ये एंट्रीज को, ठीक है। तो देखो आपको टोटल एंट्रीज करवाने 0 और 2, टोटल एंट्रीज कितनी 2 एंट्रीज करवाने, दो नंबर है यहाँ पे। और इसका अगर मैं पोजीशन बोलूंगा तो 6 पोजीशन है, तो आप बोलोगे 6 पोजीशन है, इसका मतलब है हर पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, हर पोजीशन पे 2 चॉइसेस है आपके पास में, हर पोजीशन पे 2 चॉइसेस है। जब हर पोजीशन पे आपको 2 चॉइसेस मिली है, दैट मीन्स इन सबका प्रोडक्ट कर लो आप, तो 2 to the power 6 आंसर आएगा। और 2 to the power 6 कितना होता है 64, सो आंसर इज 64, ठीक है, क्लियर हुआ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है, देखो नंबर पोजीशन कितनी है ये ध्यान रखना है, और कितने नंबर से है, तो जितने भी नंबर आपको पुट करने हैं उसकी पावर में ये पोजीशन को लगा देना है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसका अब ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो रॉन्ग नहीं होगा। तो सर अगला वाला करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, वो ये ए बी इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू बी है, देन बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करके बता दें। देखो ए बी इक्वल टू ए है, सबसे पहले हम लेते हैं ए बी इक्वल टू ए है, ए बी इक्वल टू ए। मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई, मैं फर्स्ट वाला इसको ले रहा हूं ना, मल्टीप्लाई बाई बी, बाई बी, बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिला मुझे मिला बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये मिला। मैंने इधर भी बी से मल्टीप्लाई, इधर से भी। अच्छा मैंने जैसे ही लिखा ना, मैं इसको ऐसे एक ये मान लेता हूं। अच्छा ये बी ए की वैल्यू क्या है, तो सर बी ए की वैल्यू तो बी है, बी ए की वैल्यू तो बी है, बी ए की वैल्यू बी आ गई। तो अच्छा इधर क्या आ गया, b इंटू में b इज इक्वल टू, इस बी ए की वैल्यू क्या होगी सर, वही तो b है, क्योंकि बिकॉज ये दिया हुआ ना बी ए इक्वल टू बी है। तो यहां से आपको मिल गया कि सर बी स्क्वायर इक्वल टू मिला b। अब आप बोलो बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू अगर जब b आएगा तो आप फाइंड करना चाहते हैं सर बी स्क्वायर प्लस बी क्या होगा। तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो ये कि आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो बी स्क्वायर की b यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा बी स्क्वायर इधर पुट कर लो यहां से, या बी स्क्वायर की जगह b लिख दो, तो b प्लस बी कितना आंसर आ जाएगा 2b, ठीक है। अच्छा अगर इसका आंसर 2b है यहाँ पे, ठीक है, अगर प्लस होता तो 2b होता, सर प्लस होता तो यहाँ पे 2b है, और अगर मान लो माइनस होता तो आंसर आता 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ आया क्या आपको? हाँ सर बहुत इजी तो क्वेश्चन ही था, क्या वापस से एक बार समझाओ। सर आप ऐसा करो, ये जो ए बी है इसको आपने ए लिखा जो था, मैंने क्या किया बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई कर दिया सर, दोनों साइड, यहाँ भी बी से कर दिया, उसको भी बी से कर दिया, तो बी ए बी इज इक्वल टू बी है, ये हो गया। तो ये जो b है एक्चुअली मैं किसके इक्वल है, b के इक्वल है, मैंने लिख दिया इधर जगह b, तो ये b है और इक्वल टू b है, b है तो b के इक्वल है, ये b भी b के, तो b स्क्वायर इक्वल टू b हो जाएगा। सर b स्क्वायर इक्वल टू जब b हो जाएगा तो दैट मीन्स ये है कि इस b की जगह हम b लिख सकते हैं, तो b प्लस b कितना हो गया 2b के इक्वल हो गया। सर अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर b स्क्वायर माइनस b पूछा होता तो आंसर आता आपके 0, हो सकता है माइनस पूछा हो, ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स, यानी दोनों में से कोई भी ऐसा, दोनों में से कोई नहीं, इसके लिए तो ये 2 आंसर आएगा, अगर मान लो या माइनस होता तो आंसर आता ये, ठीक है। ओके चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसका डिटर्मिनेंट पता है हमने निकाला था, सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक डिटर्मिनेंट में यही किया था, हमारे थंबनेल में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो क्या है इसका सर डिटर्मिनेंट निकालना, 145 माइनस का 48, अगर आपको याद होगा तो पता है, बट मैं अब डायरेक्ट आंसर नहीं बोलूंगा, बट सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया इसका 36
माइनस 42, अगला वाला आएगा 3 और ये आ जाएगा आपके 32 माइनस 35। सर आंसर बना आपके क्या, माइनस का 3 माइनस का 2 इंटू में माइनस का 6 और यहाँ आया प्लस 3 इंटू में माइनस का 3। आंसर आया माइनस 3 प्लस 12 माइनस का 9। आंसर इज 0। क्या आंसर आया सर, 0 आंसर आया। और एमसीक्यूज में जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना डिटर्मिनेंट इसके, मैक्सिमम के आंसर 0 होते हैं, मैक्सिमम के आंसर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। चलिए हम देखते हैं कि मैं ये बोल रहा था आपको कि इस बार आपके केस स्टडी भी आई थी और वो केस स्टडी में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया। वो ये क्वेश्चन था कि सर एक 2-3 स्कूल है एबीसी नाम से और वो ये कि उनकी कोर्स दे रखी वो है 25, 50 और 10, यानी ये जो सारे ये जो सेल कर रहे हैं फैंस, मेट्स एंड प्लेट्स, वो क्या कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ फंड रेज कर रहे हैं स्कूल वाले, ये कुछ बेच के। तो इसमें ये कि आपको बोला कि इसकी प्राइस मैट्रिक्स क्या होगी, सर इसकी सेल्स मैट्रिक्स क्या होगी, और व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ फंड कलेक्टेड बाय स्कूल बी, उसकी मैट्रिक्स क्या होगी, एंड देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड कलेक्टेड बाय स्कूल ए एंड सी, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखो है क्या, हम ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे इजीएस्ट क्या होगा पता है, सबसे इजीएस्ट होगा इसकी सेल्स मैट्रिक्स, किसकी सेल वाली मैट्रिक्स क्या है सर, ठीक है वो अपन जानना चाहते हैं। तो देखो इसकी सेल्स मैट्रिक्स क्या है, तो इसकी सेल्स मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले इसका आंसर निकल जाएगा बहुत इजी से, वो मैं सेकंड का आंसर पहले निकाला। तो सेल मैट्रिक्स होगी क्या, वो ये होगी जो भी दे रखा ना उसको लिखना है बस। तो ये हो गया 50, 30, 35, 60, 35, 40 एंड नेक्स्ट इज 40, 50 और 25। ये हो गया इजी साइज का, ये सेल्स मैट्रिक्स आ गया, आपने एस से इसको डिनोट किया और ये सेल्स मैट्रिक्स आ गई। तो सर अब आप बताओ प्राइस मैट्रिक्स क्या होगी इसकी, तो पहले का आंसर क्या होगा प्राइस मैट्रिक्स। तो आप प्राइस मैट्रिक्स क्या लिखोगे, तो सर बहुत इजी सा है, प्राइस क्या है देखो ये ए बी सी यहां दिया हुआ ए बी सी, तो आप जानना चाहते हो इसकी प्राइस मैट्रिक्स क्या है, तो आप प्राइस मैट्रिक्स को ऐसे लिखोगे, रो में लिखोगे, वो ये होंगे 25, 50 और 10, ये हो जाएगी इसकी प्राइस मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके हो गया ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, ये उसके हिसाब से प्राइस मैट्रिक्स हो गए। ये सारी इन सारी चीजों के लिए हो गया अपना। अच्छा अब ये जानना चाहते हैं हर एक मटेरियल के लिए हो गया, एक्चुअली में ये ए बी सी के लिए नहीं, ये है आपके फैंस के लिए, ये है आपके मेट्स के लिए और ये प्लेट्स के लिए। अब आप जानना चाहते हैं थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल बी, स्कूल बी ने जो फंड कलेक्ट किया उसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो सर आप इसका आंसर निकालो, तो आप बोलोगे सर इसका मैट्रिक्स बहुत इजी सा हो जाएगा, वो ये हम सिर्फ स्कूल बी को जानना चाहते हैं। तो स्कूल बी क्या है आपके, स्कूल बी ये है ना बीच वाला, ये वाला है स्कूल बी। स्कूल बी का आपको फंड देखना है, स्कूल बी का फंड क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा आपके फंड कलेक्टेड बाय स्कूल बी, ऐसा लिख सकते हैं फंड कलेक्टेड बाय स्कूल बी इज गिवन एज क्या, ये प्राइस की मैट्रिक्स इनटू में सेल्स ऑफ से बी ने कितनी सेल्स की है, ये वाला, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया भाई। ये आपको क्या दे रहा है कि मैट्रिक्स बी ने कितना फंड कलेक्ट किया। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, आप जानना चाहते हैं इसका प्रोडक्ट कर लो, तो इसका प्रोडक्ट करो, क्या आया इसका इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, तो टोटल आपको निकल जाएगा, इसका फंड निकल जाएगा, किसका, ओनली बी का फंड निकल जाएगा। ठीक है, बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। तो सर इसका फाइनल आंसर आएगा क्या, वो ये फंड, क्योंकि इसने बोला है फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल बी को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसका फाइनल आंसर क्या लिखो, एक 1 by 1 का आंसर आएगा, और वो 1 क्या आंसर आएगा, वो आंसर आएगा सर ये ऐसा 25 into 30 is 750 प्लस 50 into 35 इज ये हो गया आपके 1750 एंड अगला वाला इज 500। ठीक है, सो इसका आंसर बन जाएगा आपके कितना, सबको ऐड कर दो कितना आ गया आपके, ये हो गया आपके 25 and 3000, ये आपके आंसर आ गया सर
3000 का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके 3000 का इसमें आंसर आ गया। अगला वाला देखते हैं, वो ये कि आपको ये जानना चाहता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल ए एंड सी। ए और सी ने कितना स्कूल में फंड कलेक्ट किया है। सर ये तो आ गया ऐसा, अब स्कूल सी और ए का इसका कितना होगा, तो देखो कितना इजी सा है, यही मैं बता देता हूँ। वो ये कि आपके जो मैट्रिक्स है, ये जो 25 ए और सी के लिए, तो आप क्या करो, पहले टोटल निकाल दो भली। आप जानना चाहते हैं सर ए और सी के लिए जानना चाहते हो, तो भली अलग अलग करके निकाल दो। तो मैं ऐसा करता हूँ, ए और सी के लिए अलग अलग करके निकाल देते हैं। देखो बी का तो आपने निकाल दिया, ए के लिए अमाउंट फंड क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ए का अमाउंट कितना है वो लिख देते हैं। वो होगा सर यहाँ पे 25, 50 और 10। इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, ए वाले के साथ में, तो 50, 60 एंड 40। तो इसका जो भी आंसर आएगा ना, अमाउंट ऑफ ये, तो आप लिख देना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इन सिमिलर वे सी का भी मिलेगा। ठीक है, जिसको नाम अब सी तो दे नहीं सकते यार, है ना, तो इसको फंड ए एफ लिख देते हैं और सी एफ लिख देते हैं, सी एफ। तो ये सी एफ का भी वैसे कुछ निकल जाएगा। आपको फिर क्या कर देना, दोनों को ए एफ प्लस सी एफ कर देना है, तो आपको टोटल फंड मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आप चेक कर लेना, वो ये है। इसका आंसर आप जब फाइंड करो तो ए का तो आपके फंड आएगा 4650, 4650, और इसका सी का जो आपके फंड आएगा वो आएगा, आपके सी का फंड आएगा 3125, 3125। तो फाइनल आंसर जो आपके बनेगा वो इन दोनों का एडिशन करके बनेगा, दैट इज 7775, 7775 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, केस स्टडी। हमको क्या करना था, इसको इस तरीके से फॉर्मेट में बना के सॉल्व करना था। ऐसा और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे, बट फिलहाल के लिए ऐसा आपकी एक केस स्टडी आई थी इस साल की, तो अपने हम सॉल्व कर दें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एक एक करके कुछ पेपर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं सर। अगला वाला देखते हैं, क्या इसमें कोई क्वेश्चन है, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लायक। अगला वाला, इसमें, हाँ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लायक। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा यार, ये क्या बात हुई। इसमें क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें भी क्वेश्चन नहीं है, अगले वाले में भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, खत्म, है ही नहीं कुछ। इसमें देखते हैं, इसमें क्या कहीं कुछ क्वेश्चन है, नहीं अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसमें भी नहीं है, क्या बात है, कहीं है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। चलो ये भी चला गया, चलो अगले वाला देखते हैं, इसमें कुछ है क्या। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, वो ये कि इसमें आपको फाइंड करना है क्या, ये इसका प्रोडक्ट ए इंटू बी फाइंड करना, बस कितना इजी सा क्वेश्चन है, ए इंटू बी फाइंड करना, और कुछ है नहीं इसमें। तो ए इंटू बी देखो फाइंड करते हैं अपन। ठीक है, ए इंटू बी क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो यहीं पे कर देते हैं, उससे ज़्यादा क्यों जाए अपन। ठीक है, यहीं प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा इसका प्रोडक्ट, यहाँ देखते हैं यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो ये रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -5, फर्स्ट एलिमेंट -5। अब देखो -5 यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब देखते हैं -5 और 10 यहाँ भी है, -5 और 10 यहाँ भी है, 0 इधर भी है, 0 इधर भी, खाली लास्ट वाला एलिमेंट है वो आपको आंसर दे रहा है। लास्ट वाला एलिमेंट देख, लास्ट वाला एलिमेंट किससे मिलेगा, इससे और इससे, -20 हो गया और -5 हो गया, तो -25 आ गया, तो आंसर आ गया ये। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर हो जाएगा ये 10, 0।
देखिए ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है। ऑप्शन में आपको जब आपको मिल जाए कि आपका आंसर एक सही बनने वाला है तो फालतू में हम ज़्यादा चीज़ों निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलिए ऐसा, हाँ अगर आपके पास टाइम मतलब पूरा करो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसा भी सॉल्व हो सकता है। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में आपको बोला गया कि एक्स वाई की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक तो इसका शॉर्टेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें से ना कुछ वैल्यू पुट करके देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे ना यहाँ पे, वो ये कि यार इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। 7 और 2 9 होते हैं, बट यहाँ पे 8 होना चाहिए इन दोनों का प्लस, तो यानी कि ये तो होगा नहीं। अच्छा अब इनमें से क्या होगा, तो इनमें से अपन देखते हैं क्या हो सकता है। आप देखो यहाँ से एक x में 2 ऐड करें तो 5 आता है, तो अब किस में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। सर 3 में ऐड करेंगे तो आंसर आ गया ये। ठीक है, ये भी तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो सिर्फ देख के हम ऐसा बता सकते हैं, तो ज़्यादा उसमें ज़रूरत थी नहीं करने की। ओके ये हो गया। हाँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको दे रखा है वो ये कि डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट बी दे रखा है, 3ab का वैल्यू निकलना। तो देखो हमने लास्ट एक क्लास थी ना, उसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी। 3ab को कैसे बाहर निकालेंगे, तो सर 3ab को ऐसे निकाल दें, 3 को बाहर निकालेंगे, इससे 3 को बाहर निकालेंगे तो पावर लेकर बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा और फिर डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 3 की पावर 3 कितना है सर, 27 है। डिटर्मिनेंट ए कितना है सर, -1 है। डिटर्मिनेंट बी कितना है सर, 3 है। तो आंसर आ जाएगा आपका -81। आंसर आ गया -81। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट में +3 करो तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर 0 होता है, इसने ये सब बोला है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहना चाहता है इसका आंसर -3 आने वाला है। तब जाके जब भी जो 0 होगा -3 + 3 आंसर 0 होगा, तभी तो होगा। तो चलिए फाइंड करके देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कहाँ निकालें इसका डिटर्मिनेंट, सर यहीं पे फाइंड कर देते हैं। इसका आंसर ये होगा, इसका डिटर्मिनेंट यहीं फाइंड करते हैं। तो सर इसका डिटर्मिनेंट होगा 2x माइनस का 9x, फिर माइनस का 3, फिर होगा आपके ये x माइनस का 4x, फिर होगा आपके यहाँ पे प्लस का 2 एंड देन 9x माइनस का 4x, और इसके प्लस में है 3 ये जो दे रखा है, और इक्वल में 0। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आया। तो इसको सर सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 8 तो माइनस का 16x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 तो प्लस का 9x, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 तो 10x, और प्लस में 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें कितना आया, 19 में से 16 गए तो सर 3x बचे, प्लस का 3x बचा, प्लस का 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया सर -1। तो आंसर इज -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना था, डिटर्मिनेंट में प्लस करना था और आपको आंसर मिल गया। ओके चलिए इजी क्वेश्चन सी है। अगले वाले हम देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन तो इसमें नहीं है कुछ, एसेट्स एंड रीजन में भी आपको नहीं दिख रहा। ओके हाँ, बट ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, देखो वो क्वेश्चन ये है, क्रैमर रूल से इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये क्रैमर रूल से वैल्यू फाइंड करना। एक और भी चीज बोली कि अगला वाला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई आपको ये बताना है कि x की क्या वैल्यू ले तो ये सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर का कंसेप्ट आपको पता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं वो क्या होगा। क्वेश्चन को लेते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन इसी क्वेश्चन को, वो है 2x माइनस y इक्वल्स टू 17, फिर आपके 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6। ये है, ठीक है। तो देखो क्रैमर रूल में क्या है, पहले अपन लिखते हैं ए मैट्रिक्स निकालो, वो है 2 -1 3 5। फिर इसके बाद में क्या है, बी मैट्रिक्स ले लो जिसको है अपन नाम देंगे 17, ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स है। अच्छा क्रैमर रूल में ये होता है, पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो हम इस ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो कितना आया 10 + 3 जो कि हो गया आपके 13, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट। अब निकालते हैं अपन डेल्टा एक्स। वो डेल्टा एक्स क्या होता है सर, डेल्टा एक्स होता है 2 3 की जगह आपको लिखना है 17 और 6 को फर्स्ट कॉलम का रिप्लेसमेंट करना है, किससे, कांस्टेंट मैट्रिक्स से। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला,
30, इसका हो गया 17, ये वाला तो 85 प्लस में 6 हो गया, आंसर आया सर 91। फिर आप निकालेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई होता है सर, आप सेकंड कॉलम का रिप्लेसमेंट करेंगे किसके साथ में, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ में। तो 2 3 किस में करना है, ए में करना है, तो 17 और 6। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना, दैट इज 12 माइनस का 51 विच इज इक्वल टू आपके कितना, माइनस का 39। अब आपको x और y फाइंड करना है। x इज एक्चुअली में डेल्टा x अपॉन में डेल्टा, दैट इज 91 अपॉन में 13, आंसर आ गया आपके 7। फिर होता है y, होता है आपके डेल्टा y अपॉन में डेल्टा, दैट इज माइनस 39 अपॉन में 13 विच इज इक्वल टू माइनस का 3। सो x इज 7 एंड y इज माइनस 3। दीज आर दी आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। सर बिल्कुल सर, हमको समझ में बहुत अच्छे से आ गया। चलिए हम देखते हैं सर, अगला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है वो ये कि सर इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है। सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका x की वैल्यू फाइंड करनी है। सर सिंगुलर मैट्रिक्स ये तभी होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो हम इसका डिटर्मिनेंट 0 लिखते हैं। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज 0। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बहुत इजी सा इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं सर। तो होगा x प्लस 1 माइनस का 3 4 माइनस का 5 x प्लस 2 प्लस 2 4 1 x माइनस 6, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालो। तो x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 माइनस में 2, ये हो गया इनका प्रोडक्ट। फिर हो गया प्लस का 3, वो हो जाएगा आपके माइनस का 5x और प्लस का 30 और माइनस में कितना हो जाएगा 8, ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला देते हैं प्लस का 4, प्लस का 4 के साथ होगा सर माइनस का 5, फिर माइनस 4x माइनस का 8 इक्वल में 0, ये हो गया। तो सर इसको सॉल्व करते हैं आगे। x प्लस 1, यहाँ पे एक चीज दिख रही है वो ये कि सर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, वो है क्यूबिक इक्वेशन का। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। x क्यू स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 4x और यहाँ आ गया आपका माइनस का 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपके सर माइनस का, पहले लिख देते हैं 3 और यहाँ आ गया आपका माइनस का 5x और ये बन गया प्लस का 22। अगला वाला आया सर 4 और यहाँ पे ब्रैकेट में आया आपके माइनस का 5 एंड माइनस का 13, तो माइनस का 13 हो गया, माइनस का 4x हो गया, इक्वल में क्या है सर 0 है। अब प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इक्वेशन बनानी यहाँ पे। बट क्या ऐसा प्रोडक्ट करने पे 14 आ रहा है और ऐड करने पे 4, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नंबर है क्या? वैसे नंबर तो कुछ होते नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमको, तो एक्स क्यूब आएगा, फिर आएगा माइनस का 4x, फिर आएगा माइनस का 14, फिर अब इसमें नहीं सही से प्रोडक्ट नहीं किया, एक्स को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं सबके साथ में, तो आ जाएगा सर एक्स क्यूब आएगा, फिर आएगा माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस का 14x, फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14। अब इसको करेंगे तो माइनस का 15x आएगा, प्लस का 66 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें माइनस का 52 हो जाएगा, इसके हो जाएगा माइनस का 16x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके क्या बनेगा, यहाँ पे आपके बनेगा सर एक्स क्यूब 4x स्क्वायर, ये देखो ये और कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। x कहाँ दिख रहा है सर, 14 और 18 33 और 16 सारे के सारे माइनस है। 33 और 16 आपके कितने हो जाएंगे 49। टेस्ट फिर बचे कांस्टेंट है आपके कौन 14 है, 66 है, 52 है। 66 देखो 14 और 52 आपके हो जाएंगे 66 ही होंगे, तो 0 ही बचेगा, आंसर आएगा 0। अब आ गया मज़ा, कांस्टेंट सारा हट गया। अब मज़ा ये आ गया भाई, सब में x कॉमन आ गया सर, इसमें x कॉमन आ गया, तो आपके बचा एक्स स्क्वायर
बचा माइनस का 3x यहाँ पे और माइनस का 49 इक्वल में 0। सर और अच्छे से करके बताओ। बिल्कुल अभी अच्छे से करके बता रहे हैं। और क्या होगा यहाँ पे सर, और अब आगे होगा यहाँ पे ऐसा कि इतना तो हो गया, अब यहाँ पे x इसके फैक्टर निकाल के बताओ। मल्टीप्लाई करने पे 49 आ रहा है और माइनस करने पे 3 आ रहा है सर। 7 और 7 इसके अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो सर इसके श्रीधराचार्य से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इसके आंसर बनेंगे। क्या और कोई ऑप्शन है इसके? बिल्कुल ऑप्शन बनते यहाँ तो नहीं दिख रहे। क्या 49 एकदम सही निकाला अपन ने? अब देख ही लेते हैं सर, एक्स वाला देखते हैं। 14 और ये आपके हो गया 14 और 4, 14 और 4 हो गया सर 18, 18 और 15 हो गया 33, 33 और आपके 16 हो गए सर 49। एकदम करेक्ट है। तो इसका श्रीधराचार्य सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे देखा जाता है एक्स की वैल्यू 0 बन रही है, एक वैल्यू अपन ने फाइंड कर दी, एक्स की वैल्यू 0। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो आपको एक आंसर मिल जाएगा, परफेक्टली एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप आंसर निकालना चाहते हैं इसका श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे। श्रीधराचार्य ये बोलता है, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 9। 4ac का मतलब हो गया 4 इंटू 49, जो कि आपके होता है कितना, 296। 296 होता है क्या? 40 50 नहीं 196, 196 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 आपके हो जाएगा 200, 200 में से 4 गया, तो ये हो गया अपने, और अपॉन में 2a, 2a मतलब 2, तो ये बन गया आपके प्लस 3 प्लस माइनस 196 और 9, ये होता है आपके 205 अपॉन में 2। सर 205 के कुछ फैक्टर बनते हैं क्या? 205 के कुछ फैक्टर बनते हैं क्या? सर बिल्कुल बनते हैं। आप देखो 5 का इसमें करो, 5 का इसमें डिवाइड करो, तो 5 का इसमें बनता है कितना, 5 इंटू में आपका बनता है 5 इंटू 25 का अगर करें तो 5 का बनता है 4 इंटू में 141। नहीं बिल्कुल नहीं बनता, तो इसका आंसर यही आएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 205 अपॉन में 2। तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू ये भी हो सकती है। हाँ, अगर यहां पर ये बोला है, वैसे रियली है सारा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बट देख लेते हैं इसमें रियली है या क्या कुछ है, तो देखते हैं क्या कुछ है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स, वैल्यू इंटीजर्स होना चाहिए, तो इंटीजर में तो सर आपके एक ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इतना माथाबोड़ी करने की जरूरत ही नहीं थी। इंटीजर इसने बोला क्या है, इंटीजर का आंसर होना चाहिए, इंटीजर का सॉल्यूशन होना चाहिए, इंटीजर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बस इसका आंसर क्या आएगा सर, 0 आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा ओनली 0। क्लियर हुआ क्या? बड़ा कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन था, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा कुछ क्वेश्चन खास था नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, इसमें और क्या क्वेश्चन कहाँ कुछ आ रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। अब ये ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं यार। ठीक है, आपको बोला गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है, इनवर्स निकालना है इसका, और फिर आपको शो करना है वो ये कि ए इनवर्स जो है, क्या शो करना है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। तो आप इसका ए इनवर्स फाइंड कर देना। ए इनवर्स आपको फाइंड करना आता ही है, तो ए इनवर्स इंटू ए कर देना और इक्वल टू आई आंसर आ जाएगा। पहले ए इनवर्स फाइंड कर देना, फिर इंटू ए करके निकाल देना, तो आई आंसर आ जाएगा। तो ये ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो जो हो सकते हैं वो शायद अभी करवाने की इतनी नीड नहीं है। ठीक है, जो नहीं होंगे वो देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो सकते हैं। अगला वाला यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे, वो ये कि ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि भाई मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड। तो वही सेम फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, मैट्रिक्स मेथड वाला, को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देन कौन सा फॉर्मूला, ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा आपके, ए इनवर्स बी। ये तो ए इनवर्स फाइंड करना आपने से आपको आता ही है, इनटू बी कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, अगला वाला देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ होता है एक और पेपर एंड, इसका क्वेश्चन देखते हैं कोई और क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे देखो, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखो भाई क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहा है, ये सेम क्वेश्चन आपके पहले भी आया था और अब भी है। इसका आंसर आ जाएगा 2b, बी स्क्वायर प्लस बी क्या होगा आपके 2b होगा, ठीक है, बी स्क्वायर बी प्लस बी आपका 2b के आंसर आएगा। और क्या कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसमें, और अगला वाला आप करके देखो, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले का आंसर क्या बनेगा, ठीक है, फोर्थ वाला आप करके देखते हैं। चलिए फोर्थ वाले का आंसर देखते हैं, क्या निकाला आपने बताओ, जीरो आंसर आया क्या इसका, जीरो आंसर आया क्या सर, ठीक है, देखना इसका आंसर जीरो आ रहा है क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, नहीं तो इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसका सॉल्व देखना कितना आंसर बना, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, देख लेना इसका आंसर क्या आ रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि ए स्क्वायर, देखो आपको ए गिवन है, आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 8, ये बड़ा इजी सा है, ए स्क्वायर फाइंड करना माइनस 8a करना प्लस के आई करना ना, वैल्यूज निकल जाएगी। यहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड करना है, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या होगा, वही इस इक्वेशन को 1 से इसको इक्वेट करना है, इसको यहाँ से इक्वेट करना है। देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ तो x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 है एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से तुम्हें देखो, यहाँ से तुम्हें 2x इक्वल्स टू वाई मिलेगा, तो 2x की वैल्यू अगर y है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके आंसर बनेगा क्या, x माइनस 2x इक्वल्स टू 1, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1। अगर x आपका -1 है तो ऑब्वियसली बात है x का डबल y है, तो y इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाएगा आपके x एंड y मिल जाएगा। सिमिलर वे आपके x मिल गया तो यहाँ पुट कर दो तो z मिल जाएगा, और z मिल गया तो w भी मिल जाएगा, सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी। ये क्रैमर रूल आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसा। देखो एक और यहाँ पे आया हुआ है आपके, वो ये कि इसको आपके किस में कन्वर्ट करना है। प्रेमा डिसाइड टू डोनेट सम मनी टू चिल्ड्रन ऑफ ए ऑर्फनेज होम। आपको बोला इफ देयर आर 8 चिल्ड्रन लेस एवरीवन गेट्स 10 रुपीज more. However, if there are 16 children more, everyone gets 10 rupees less. Let the number of children in the orphanage home be X and the amount to be donated to each child be Y. Based on the this ऐसा कुछ इक्वेशन बनाओ, देन फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो देखो सबसे पहले ये है, इसने ये बोला है यहाँ पे कि कितने बच्चे हैं भाई, X चिल्ड्रन है,
कितने रुपए दे रहे हैं, वाई रुपीज दे रहे हैं, एक्स चिल्ड्रन को वाई रुपीज दे रहे हैं, तो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे सर टोटल जो अमाउंट होगा वो दिया हुआ, वो टोटल अमाउंट होगा कितना? वो होगा सर एक्स वाई, इतना अमाउंट होगा, क्योंकि एक्स चिल्ड्रन है और टोटल अमाउंट जो भी दे, हर बच्चे को वाई रुपीज मिले तो टोटल इतना मिलेगा। अब क्या बोला, इफ देयर आर 8 चिल्ड्रन लेस, ठीक है, अगर 8 चिल्ड्रन लेस है, एवरीवन गेट्स 10 रुपीज मोर, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे कि 8 चिल्ड्रन लेस है, देखो टोटल अमाउंट तो यही है, सारा कुछ करना है आपको, तो आपको बोला गया फर्स्ट केस 1 कि अगर 8 बच्चे कम होते तो 8 चिल्ड्रन लेस, सबको 10 रुपीज मोर मिलते, तो ये होगा y प्लस 10 रुपीज मिलते, पर टोटल अमाउंट तो एक्स वाई होता, ये रुपीज ही तो सब में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कुछ नहीं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस का 10x माइनस का 8y प्लस माइनस 80 इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई गया, सो आपको मिला 10x माइनस का 8y माइनस का 80 या फिर इक्वल टू 80, इसको आप, ये आपकी इक्वेशन मिल गई एक। इन सिमिलर वे केस 2, इसने क्या बोला है, केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में सर ये बोला गया है कि अगर इफ देयर आर 16 चिल्ड्रन मोर, अगर 16 चिल्ड्रन मोर है तो सबको क्या 10 रुपीज लेस मिलते हैं, तो x प्लस 16, तो आपको 10 रुपीज लेस मिलते हैं, टोटल अमाउंट तो एक्स वाई है आपकी। तो यहां पे इसको वही सॉल्व करो, एक्स वाई हो गया, माइनस का 10x हो गया सर 16y हो गया, यहाँ पे माइनस का 160 हो गया इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई गया, फिर यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे सर बन गया आपके क्या, वो माइनस का 10x प्लस का 16y और इसको भेज दिया आपने इधर 160 प्लस का, ये इक्वेशन और बनी। अब इसको मैं, ये बना ऐसा है ना, ऐसा कुछ बना है, बट इसको हम थोड़ा और कुछ लिखना चाहते हैं सर, तो हम वो अभी थोड़ा अभी लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो दो इक्वेशन बनी है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई फॉर्म ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये जो गिवन सिचुएशन इसकी इक्वेशन क्या बनी, तो सर इक्वेशन ऐसी बनी, तो फर्स्ट का आंसर ये बना, फर्स्ट का आंसर क्या बना सर, इक्वेशन में सब में किसी का डिवाइड हो रहा है सर, किसका हो रहा है सर, 2 का हो रहा है, तो हो गया 5x माइनस का 4y और यहाँ पे आ गया 40, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड आपको क्या बना, सेकंड इसमें देखो इसको भी करते हैं, तो इसमें आपके 2 का ही डिवाइड होगा, और माइनस का है तो इसको माइनस से भी कर देते हैं, तो इसको कर देंगे माइनस का, तो ये 5 हो गया, यहाँ माइनस का हो जाएगा 2 से किया तो 8y आ जाएगा, इसको 2 से किया तो माइनस का 80 आ गया, इक्वेशन 2। अब आपको क्या बोला होगा, मेरे हिसाब से इसमें यही बोला होगा कि आपको फाइंड करना होगा, देखते हैं क्या बोला, ये दो इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, आगे वाली स्लाइड में इसका क्वेश्चन है वो ये है, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन इन फर्स्ट अबव इन मैट्रिक्स फॉर्म, ax इक्वल्स टू b की फॉर्मेट में लिखना है, तो ax इक्वल्स टू b की फॉर्मेट में लिखना है, फिर इनवर्स भी निकालना है और वैल्यू ऑफ x एंड y भी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं, यही तो क्वेश्चन था, तो इसको देखते हैं। अब ये एक्चुअली में वही मैट्रिक्स मेथड जैसा क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 4y, तो आप इसको लिखोगे a इक्वल्स टू होगा क्या 5 माइनस 4 5 माइनस 8, x हो जाएगा आपके x y, b हो जाएगा आपके क्या 40 एंड माइनस 80। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ax इक्वल्स टू b की फॉर्मेट में हो गया, ये वाला क्या हो गया, ax इक्वल्स टू b की फॉर्मेट में लिखना है सर, तो ax इक्वल्स टू b की फॉर्मेट क्या हो गया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका क्या कि इनवर्स कैसे फाइंड होगा, ए इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले इसने बोला ए इनवर्स क्या होगा सर, ए इनवर्स इसका फाइंड करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। फॉर ए इनवर्स पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट होगा क्या माइनस का 40 प्लस का 20, सर आंसर आया माइनस का 20। फिर इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा सर, आप क्या करो इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट्स को और इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपके जो फाइंड होने वाला है वो ये है
क्या डिटर्मिनेंट इसका, सॉरी इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स होता है क्या, वो इन्वर्स होता है इसके अपॉन में -20, तो 1 अपॉन -20 ये हो जाएगा माइनस का 8, 4 माइनस का 5, 5। आप भले इसको माइनस को 20 को साथ में लेके इन्वर्स एक्चुअली पूरा फाइंड करना है, बट आपको बोला कि x और y की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड करते हैं। सर x इक्वल टू होता है a इन्वर्स b होता है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a इन्वर्स होता है 1 अपॉन माइनस का 20 है, a जो आया आपका क्या है माइनस का 8 है, यहाँ पे 4 है एडजॉइंट, ये माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, इसको b से मल्टीप्लाई करना है और b आपका क्या है 40 एंड माइनस का 80। चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो आ गया आपका 1 अपॉन माइनस का 20, प्रोडक्ट करते हैं तो आ गया माइनस का 320 माइनस का 320, और ये आपके आ गया माइनस का 200 और ये आ गया आपका माइनस का 400। तो क्या आंसर मिला सर? बिल्कुल सर, आंसर मिल गया, वो आंसर मिलने ही वाला है, और वो आंसर क्या मिला, आंसर मिला है आपको 1 अपॉन में -20, और यहाँ आपके हो गया क्या माइनस का 640, और यहाँ आपके क्या हो गया माइनस का 600। 20 से डिवाइड कर दो सर, 20 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया इसका 0 से 0 गया, यहाँ आंसर आया प्लस का 32, इसको 0 से 0 गया तो आंसर आया प्लस का 30। तो x आ गया आपके 32 एंड y आ गया आपके 30। और बताओ मुझे x और y क्या थे? x थे आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उस जगह पर, एंड y क्या है, y यहाँ पर है आपके हर बच्चे को कितना रुपया मिला है, 30 रुपीज़ मिले हैं सबको। ठीक है, तो देखो हमने एक और केस स्टडी लगा दी, यहाँ पर केस स्टडी लगा दी। देखो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये 2 केस स्टडी, आपको एक आइडिया लग रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, और यही जानना जरूरी है, यही अगर आप स्मार्ट और हार्डवर्क में, मैंने कहा यही डिफरेंस है, आपको पता है क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो इस क्लास को मैंने क्या बोला, बहुत जरूरी है देखना और एक एक क्वेश्चन को वापस देखना कि हमने कैसे किए हैं, जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे कुछ क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको ये बोला गया है वो ये कि सर बताओ, क्या ये बताओ कि p इक्वल्स टू अगर q स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है, p अगर q स्क्वायर के इक्वल है तो x स्क्वायर क्या है। तो सर q स्क्वायर निकाल दो भाई, q स्क्वायर निकाल के बताओ q स्क्वायर क्या होगा। सर q स्क्वायर होगा q इंटू q, x0 1 1, इसका प्रोडक्ट करना है x0 1 1 के साथ में। अभी करते हैं सर, क्या हो गया, इसका आंसर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर, इसका 0, x0 0, इसका इससे प्रोडक्ट x, तो +1 आ गया x +1, और इसका इससे प्रोडक्ट 0 और इसका इससे प्रोडक्ट 1, ये आ गया। अब सर आपको बोला ये गया है वो ये कि x p इक्वल टू दिस है, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है। सर एक्स स्क्वायर पहला वाला इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो एक्स इक्वल टू +-1 है। बट इन +-1 में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि 2 और 1 बन रहा है। तो यहाँ पे सॉरी इसको नहीं देखना, इसको 2 और 1 है यहाँ पे, तो x +1 अगर 2 है, कब हो सकता है कि क्या x में क्या ऐड करेंगे +1 या माइनस करेंगे। सर ऐड करेंगे तब आएगा, तो ऑब्वियसली बात है x की वैल्यू आएगी 1, +-1 नहीं लिखना है, बिकॉज जो वैल्यू हर जगह सेटिस्फाई करती हो वही आंसर होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी ये सही है, और x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये भी सही रहेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा x = 1, नॉट +-1। ठीक है, समझ आ गया, सो आंसर इज +1। अगला वाला क्वेश्चन है, इफ ए इज इन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, ट्रू कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, बिल्कुल हमने ये देखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज दिस इक्वल्स टू ये होता है। हमने ये भी देखा है कि ट्रांसपोज का इन्वर्स करे तो ये भी आता है। आपको ये भी इन्वर्टिबल, देखो इन्वर्टिबल क्या होता है, इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, तो डिटर्मिनेंट जिसका 0 नहीं होता वो भी इन्वर्टिबल होती है। तो नॉट ट्रू पूछा है आपको, नॉट ट्रू क्या होगा, ये वाला बी, बिकॉज सारे 3, तो इसकी बेचारे की मजबूरी हो गई ट्रू होना। क्या समझ में आपको, इसकी मजबूरी होगी ये कि ये ही राइट होगा, बिकॉज सारे बाकी सारे ट्रू है, तो यही है जो नॉट ट्रू है। ठीक है, तो चलिए अगले वाला देखते हैं। आपको बोला कि अगले वाला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यही वो 10th क्लास का क्वेश्चन, क्या आपको बोला गया है कि हमें लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट कब होगी। तो कंसिस्टेंट कब होती है सर, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
तो इसका मतलब ये है कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू k/2। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या सिर्फ 2 को इधर लेके जाओ तो 4/3 इज नॉट इक्वल टू k हो गया, तो k आपके आ गया 4/3 के नॉट इक्वल है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया सर? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो और क्या क्वेश्चन है इसमें। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन और रीजन में दिख रहा है, वो ये कि मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आप बताओ सर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सारे 0 होने चाहिए, ये तो 5 दे दिया, इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। असर्शन इज रॉन्ग, नॉट ट्रू, फॉल्स। फिर आपको बोला गया कि ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। बिल्कुल सही बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए होता है। तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। तो कौन सा है? रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया इसका। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कहाँ मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन बनाए, दिख तो रहा है, इंग्लिश में देखते हैं। ये सर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऐसा कुछ है। इसका इन्वर्स निकालना आप फाइंड कर देना, बड़ा इजी सा है इन्वर्स फाइंड करना, ठीक है, 3/3 का। तो आप इन्वर्स फाइंड कर देना, वो तो इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। और आगे कुछ देखते हैं और क्या कुछ है इसमें। और देखते हैं यहाँ पे कि सर ए स्क्वायर माइनस, ये पूछा गया आपको, क्या पूछा है सर? ए स्क्वायर माइनस 6a की वैल्यू पूछी। ये भी आई थिंक रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस 6a की वैल्यू क्या होगी? इसका भी आंसर देखते हैं क्या होगा सर। इसका आंसर क्या होगा तो देखते हैं। ए स्क्वायर करो माइनस 6a करो, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 6a क्या होगा? ए स्क्वायर करो, इसका क्या होगा? ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। सर 4132 इंटू में 4132, क्या आंसर आया? 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 4 + 2 6, 12 + 6 18, 3 + 4 7। इसमें से 6a को माइनस करना, अभी कर देते हैं 6a को माइनस। तो 19 6 18 7 माइनस 6a, 6 इंटू ए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 6 18 12 माइनस करे कितना आया? 19 - 24, 19 - 24। सर 19 - 24 क्या आया है? सर 19 - 24 तो कितने होता है सर? 5 होता है, माइनस का 5, 0 0 माइनस का 5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का 5 इंटू आई? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिकॉज -5 ये दोनों सेम ही है, तो आंसर आया इसका -5 इंटू आई। ठीक है, तो ये भी आपके सॉल्व हो गया, -5 इंटू आई। चलिए अगला वाला देखते हैं, वो ये कि देन इसमें ए इनवर्स की वैल्यू ये है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? और ए आपको दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स निकालना, बस और कुछ नहीं। सर फटाफट निकाल देते हैं। ए इन्वर्स तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बिकॉज 2/2 तो हमको ए इन्वर्स बहुत अच्छे से आता है सर, तो वो अच्छे से अभी आना चाहिए, वो अभी उसका काम है बताना आपको। तो ए इन्वर्स निकाल दे सर। ए इन्वर्स क्या आया? ए इन्वर्स आप क्या आ गया सर? मैं डिटर्मिनेंट निकाला हूँ उसका। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा सर? इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2x² - 0, तो 1/2x², इसका डिटर्मिनेंट आ गया। फिर एडजॉइंट लेते हैं सर। एडजॉइंट क्या आएगा इसका? एडजॉइंट आएगा सर, इधर लिख दोगे x, इधर लिख दोगे 2x, और इन सब का साइन चेंज, तो ये आ गया सर 0, और इसका साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का x हो गया। ये हो गया सर। यहाँ पे x कॉमन ले लेते, कितना इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। हाँ बच्चा, इजी हो जाता, बिल्कुल इजी हो जाता सर। तो फालतू में x की क्यों माथापोड़ी रख रहे हो सर? अब क्या करें यार, ठीक है लिख देते हैं, अब लिख दिया, अब क्या करें।
अब इसको इक्वल करना है ए इनवर्स के, ये ए इनवर्स की वैल्यू भी यही है अभी, तो आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, इसको अंदर डिवाइड करो तो आपके आंसर बना सर x अपॉन ये, तो 1 अपॉन में 2x आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें इसका क्या, तो -1 अपॉन में 2x आ गया, और इसमें इसका डिवाइड किया 1 अपॉन 2x स्क्वायर आ गया, तो 1 अपॉन में x आ गया। अब किसी भी एक चीज को कंपेयर कर दो, क्योंकि ये वैल्यू है इसके इक्वल है, तो किसी भी एक वैल्यू को कंपेयर कर दो। सर आपने कंपेयर किया लास्ट वाले को एकदम अच्छे से, तो 2 आपके 1 अपॉन एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई सर 1 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, तो x इज 1 अपॉन 2। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम सारे क्वेश्चन लगा के रहेंगे, ठीक है, आज हम सारे क्वेश्चन लगा के रहेंगे, कितने हैं आने दो, ठीक है, जितने भी हैं हम आज अपना पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करके ही जाएंगे भाई, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर, कुछ भी क्वेश्चन बचा के नहीं रखना है तो देखते हैं। इसने ये बोला है माइनर ऑफ, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें बोला गया इसका माइनर ऑफ ए एलिमेंट 3 इन मैट्रिक्स क्या होगा, ये है। देखो A13 एलिमेंट कौन सा है सर, A13 एलिमेंट तो ये वाला है, ठीक है, आपने बोला सर A13 एलिमेंट है, तो A13 एलिमेंट तो ये है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा सर, इसकी रो और इसकी कॉलम को गायब कर दो, तो बचा गया 1 2 2 1, एकदम राइट है सर, यही तो है। फिर क्या बोला, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स jth रो एंड ith कॉलम इन विच एलिमेंट लाई। बिल्कुल जी, jth रो और ith कॉलम को हटा दो। क्या सही बात है? बिल्कुल गलत बात है सर। ith रो होती है, jth कॉलम होता है, आपके दिमाग के साथ खेलिया। क्या होता है, ith रो एंड jth कॉलम होता है, इसने उल्टा दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है और ये आपका राइट है, तो रीजन फॉल्स हो गया सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है आप, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, आप फाइंड कर देना, इजी क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना इसका। एंड देन ये बोला इसका इनवर्स फाइंड करना था, ये भी इजी क्वेश्चन हो गया, इसका इनवर्स तो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट कर देना, आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कुछ है इसमें। ये वाला एक केस स्टडी दिख रही है आपको, ठीक है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है जिसमें आपको केस स्टडी दिख रही है, और ये फटाफट इसको लगा देते हैं। है क्या, ऐसा करते हैं, आपके लिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है, हमने 2 केस स्टडी लगाई है, आपके लिए इसको छोड़ते हैं। अगर नहीं हुआ तो मेरे को आप कमेंट में लिख के बताना, और अगर हो गया तो भी लिख के बताना सर इसका आंसर ये आया है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आई होप आज हमने फाइनली हमने एक पूरी यूनिट को कंप्लीट कर दिया है। देखा आपने, कुछ ही दिनों में हमने एक पूरी यूनिट पढ़ ली, हमारे 10 मार्क्स जो है हमने फिक्स कर लिए हैं, वो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के। 80 में से 10 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। हम ऐसे ही करके एक एक चैप्टर के जो मार्क्स है वो एक एक करके हम फिक्स करते जाएंगे। जो बोलते हैं ना ऐसे कि एक साथ जब एक कई सारे रोटियां खाते हैं नहीं भाती है, जब धीरे धीरे करके आप एक एक करके आप चलोगे आगे तो आपको मंजिल बहुत पास दिखेगी। ठीक है, और एक गाना तो आपको पता ही है, कौन सा गाना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ए दिल है मुश्किल, आपको याद है? बस वही सफ़र को एंजॉय करते रहना चाहिए आपको, और सफ़र एंजॉय करेंगे हम। ठीक है, मंजिल तक तो आपको जाना ही है, 100 आउट ऑफ 100 लाना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, नई यूनिट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। Okay, let's go.